अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो 9th क्लास से रिलेटेड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। चैप्टर नंबर 1 जो है 9th क्लास का वो मैट्रिक्स और इसकी डिटर्मिनेशंस के बारे में है, डिटरमाइन जो हमने करना होता है। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने मैट्रिक्सेस के बारे में बात की कि मैट्रिक्सेस क्या होते हैं और उनको हम कितनी काइंड्स में कितने वे में लिख सकते हैं, और मैट्रिक्सेस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज होती हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी रिप्रेजेंटेशन जो मैट्रिक्सेस के नेम है उनकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये सारा कुछ किया। फिर एक दफा मैं आपको दोबारा इसके बारे में रिकॉल करा दूं कि मैट्रिक्सेस में हम रियल नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखने के बाद हम इसके नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स मतलब ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम सेट के लेटर्स का करते थे, सेट के नेम का करते थे। मतलब जैसे हमने 8th क्लास के अंदर सेट के बारे में सीखा कि सेट के नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है मैट्रिक्सेस का, उसमें भी हम इनकी मैट्रिक्सेस के नेम को कैपिटल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट करेंगे। और जिस तरह हम इस सेट के अंदर जो कैपिटल लेटर्स है वो एज ए एलिमेंट्स या एंट्रीज के तौर पर यूज नहीं कर सकते, और यहाँ पर भी हम जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको एंट्रीज के तौर पर यूज नहीं कर सकते। सिर्फ इनमें एक डिफरेंस है कि सेट के अंदर हम कामास का इस्तेमाल करते थे दो एंट्रीज को अलग-अलग सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर हम कामास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि थोड़ा सा उनके दरमियान हम डिस्टेंस रखेंगे और ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बारे में देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इनकी मैट्रिक्सेस की रोज के बारे में पढ़ा और उनके कॉलम्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। आज हम उन्हीं रोज और उन्हीं कॉलम्स की मदद से, अगर आपको रोज और कॉलम्स के बारे में पता लग गया है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9th क्लास का, जिसमें लिखा हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमारे पास नीचे मैट्रिक्स दिए गए हैं इनके हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। अब ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जी मैट्रिक्स है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को इस तरीके से होगा। m स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रोज होते हैं, मैंने आपको शुरू में लेकर दिया था m इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ रोज और स्टूडेंट्स n जो होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर ही हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m इक्वल टू नंबर ऑफ रोज स्टूडेंट्स, ये देखो हमारे पास ये r1, ये r2 और ये r3, और उसके बाद ये c1, c2 और ये c3। तो स्टूडेंट्स m इक्वल टू कितना हो गया 3 और n इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना हो गया 3। स्टूडेंट्स, ये चीजें आपने नहीं लिखनी, जस्ट आपने इसकी रिप्रेजेंटेशंस करनी है कि m कितना है और n कितना है, ठीक है। m और n के बारे में आपने रिप्रेजेंट करना है। m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3। अब ऑर्डर ऑफ g हम निकालते हैं। इसे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स m बाय n। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो इक्वल टू m कितना है स्टूडेंट्स 3 और बाय हमारे पास कितना हो गया n कितना हो गया 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ g जो हमने निकाला। जस्ट आपने इसको लिखना है m बाय n की फॉर्म में। m जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स की रोज होती हैं और n जो होता है वो उस जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम होते हैं, और इनका जो ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है वो m बाय n होता है। आपने इसको इस तरीके से लिखना है m बाय n, और m की जगह m की वैल्यू पुट कर देनी है और n की जगह n की वैल्यू पुट कर देनी है। सो सिंपल है, हमने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। किसी तरह का भी हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए, किसी काइंड का भी आ जाए, जिसके अंदर एंट्रीज जो भी हो, आपने उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। एंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि कितनी एंट्रीज के मैट्रिक्सेस होती हैं और उनको हम कितने वे में लिख सकते हैं, वो डिस्कशन सिर्फ इसी ऑर्डर की वजह से हुई थी, ठीक है। और उस पर नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास h दिया गया है। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स देखेंगे हमारे पास रो 1 और ये रो 2।
मतलब हम ये कह सकते हैं m इक्वल टू हो गया 2, सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं, और n इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स हो गया 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 हो गया। स्टूडेंट्स अब क्या लिखते हैं, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ h हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू m बाय n। ये हमारे पास स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ h हो गया इक्वल टू m कितना हो गया स्टूडेंट्स 2 और बाय हमारे पास हो गया 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज माइंड में रखनी है, आप इसको 3/2 नहीं कर सकते, 3/2 नहीं लिख सकते कि अगर आप इसको 3 को पहले लिख दें और 2 को बाद में लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। कि यहाँ पर अगर हम इसको ऐसा लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि इस मैट्रिक्स की 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आपने अरेंजमेंट इसकी सही लिखनी है कि पहले आपने रोज के बारे में लिखना है और उसके बाद आपने कॉलम के बारे में लिखना है। जैसे आपके पास फार्मूला है m/n, तो उसी तरीके से आपने इसको लिखना है m/n। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में सीखा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जस्ट सिंपल सा फार्मूला m/n, m फाइंड आउट करो, n फाइंड आउट करो, उसको जस्ट उस फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आ सकता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास हम क्वेश्चन नंबर 2 की जाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिख दिया गया है इक्वल मैट्रिक्सेस के 2 मैट्रिक्सेस या 3 मैट्रिक्सेस किस वक्त इक्वल होते हैं। जैसे सेट्स के बारे में हमने लिखा था, सेट्स में और मैट्रिक्सेस में यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है। सेट को अगर हम लिखते थे 1 2 3 या 3 1 2 तो वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हो जाते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक सेट लिखा a इक्वल टू 1 2 और 3 और दूसरा सेट मैंने लिखा b इक्वल टू 3 1 2, मैंने इसके अरेंजमेंट सारी एक दूसरे से उलट कर दी, a इक्वल टू b हो गया। मतलब हम सेट के एंट्रीज को किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं तो वो हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर यही डिफरेंस है कि हम इसकी एंट्रीज को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, हम किसी भी तरतीब से नहीं लिख सकते। 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब द मैट्रिक्स आर इक्वल इफ 2 कंडीशंस दी गई हैं, 2 कंडीशंस का पूरा होना लाजमी है कि 2 मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब हमारे पास ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। कि मतलब अगर 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं a और b, उनमें से ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ b जो है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए उनके ऑर्डर हमने कहां फाइंड आउट की, ये स्टूडेंट्स हमारे पास देखें हमने ये ऑर्डर फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने ये ऑर्डर फाइंड आउट किया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ a मतलब पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ b दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए और देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर सेम इक्वल, कि उनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। जैसे यहां पर हमने देखा 1 यहां पर और यहां 1 होता तो ये कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज होती। यहां पर हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 3 है तो कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज इसकी इक्वल नहीं है सेट के अंदर, लेकिन मैट्रिक्सेस के अंदर हमें कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं कि अगर मेरे पास a इक्वल टू लिखा हुआ है 1 3 4 0 और अगर एक सेट b इक्वल टू लिखा हुआ है कि 1 प्लस 0 यहां पर 3 लिखा हुआ है और 2 प्लस 2 और यहां पर 5 माइनस 5 लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास आया हुआ है और उसमें कोई मैट्रिक्स के जो एंट्रीज हैं वो अगर आपस में उनमें ऑपरेशंस इस्तेमाल हुआ है, मतलब प्लस का ऑपरेशंस है, मल्टीप्लाई है या नेगेटिव है या डिवीजन है, उसको डिवाइड करके भी अगर वो पूरा आ रहा है तो उस ऑपरेशन को फॉलो करने के बाद अगर कॉरेस्पोंडिंग एंट्री सेम हो रही है तो वो मैट्रिक्स दोनों आपस में एक दूसरे के सेम होंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जांपल के तौर पर मैंने 2 मैट्रिक्सेस लिए। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। अब स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2/2, ये हमारे पास इसका ऑर्डर हो गया और दूसरा b का ऑर्डर देखें, ये 2/2 इसका भी ऑर्डर हो गया 2/2। मतलब हमारे पास पहली कंडीशन जो है वो पूरी हो गई। ये हमारे पास अगर पहली कंडीशन पूरी होगी तो हमारे पास दूसरी कंडीशंस को फिर हम देखेंगे, अगर दूसरी कंडीशन भी पूरी होती है तो फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास 2/2 2/2 ये कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। दूसरी क्या है, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, इनकी कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, चाहे एक कंडीशन भी पूरी हो रही हो। अब हम देखते हैं यहां पर 1 है पहले नंबर पर, तो हमारे पास यहां पर भी 1 होना चाहिए। अगर 1 प्लस 0 करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आता है, 1 आता है।
तो ये एंट्री और ये एंट्री हमारे पास सेम हो गई। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 + 2 = 4 हो जाते हैं, यहाँ 0 है तो 5 में से 5 निकाले तो 0 हो गए, मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो अब हम इन्हें कह सकते हैं कि A = B, कि A = B हो सकता है। तो स्टूडेंट दो मैट्रिक्सेस उस वक्त इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स के बारे में था। उम्मीद है आपको समझ आ गई। इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है Which of the following matrices are equal? स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्सेस दो उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के इक्वल हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले 3 आया हुआ है और 5 में से अगर 2 निकालो तो 3 बच जाता है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं A = C। और यहाँ पर B में देखो 3 और 5 है और 5 और 3 है। स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इनका ऑर्डर तो सेम है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। हम इसको कह सकते हैं कि D is not equal to B। वैसे लिखना जरूरी नहीं है, आप वैसे ही कंफ्यूजन के हटाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो इसको हम लिख सकते हैं कि D और I एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये D = I हो गए कि एक तो इसका ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर सेम है। यहाँ हमारे पास 3 और 5 बल्कि सारी हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया B और I एक दूसरे के इक्वल हैं। B = I क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये देखें E जो है इसका ऑर्डर 2/2 है और यहाँ पर 4062 तो E = J हो सकता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी कोई भी दो मैट्रिक्सेस अगर हमें दिए गए हों तो उनमें से हम उनके इक्वल मैट्रिक्सेस को एक मतलब अलग कर सकते हैं, उनको मतलब सेपरेट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो कंडीशन सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ना दोनों के इक्वल होने चाहिए और उनकी एंट्रीज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी हमारे पास सेम होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। A, B, C और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स हम इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ कर आए हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि उसकी दो कंडीशन दी गई हैं कि दो मैट्रिक्सेस उस वक्त इक्वल होंगे जब पहले मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर उन दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास बुक के अंदर कंडीशन दी गई है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। A, B, C और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कि हमारे पास दो मैट्रिक्सेस उसने दिया हुआ है A + C, A + 2B, C - 1 4, D - 6 = 0 - 7 3 2D। अब बुक वाले ने हमें ये बताया है कि ये दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। बुक वाले ने हमें जो कंडीशन दी है उसके मुताबिक ये उसने हमें बताया है कि ये दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। मैट्रिक्सेस उस वक्त दो इक्वल हो सकते हैं जब इनके ऑर्डर सेम हो और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्सेस उस वक्त इक्वल होंगे इफ ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर, ये दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और नंबर 2 इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम होने चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंडीशंस है किसी भी दो मैट्रिक्सेस को हम जब इक्वल करते हैं कि इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखो कि बुक में हमें ये दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं। अब एक तो इनके ऑर्डर अगर देखें ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, दोनों के ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्या हम देख सकते हैं कि ऑर्डर हमारे पास हो गया 2/2 और इक्वल टू 2/2। अब ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन दोनों के ऑर्डर सेम हो गए। दूसरी कंडीशन जो है इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में क्या है, ये फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, ये सेकंड एंट्री है सेकंड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, थर्ड एंट्री जो है वो थर्ड एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, फोर्थ जो है फोर्थ एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। फिर हम कह सकते हैं दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम इस तरीके से लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन
कि हमारे पास a प्लस सी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 0। नेक्स्ट हम लिखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास a प्लस 2b जो है वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स -7। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स वो है हमारे पास c - 1 इक्वल टू हो जाएगा 3। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लिखते हैं इसको कि 4d - 6 ये इक्वल टू हो गया 2d। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम ऊपर देखें तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि a प्लस हमारे पास c, a प्लस हमारे पास हो गया 2b और c - 1 और 4d - 6 ये मैट्रिक्स है। और इक्वल टू हमारे पास उसने इक्वल जो हमें दिया हुआ है 0 -7 3 और ये हमारे पास हो गया 2d। स्टूडेंट्स यहां पर देखें कि हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल किया, पहली एंट्री के इक्वल है, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल की, थर्ड वाली हमने थर्ड के इक्वल की और फोर्थ वाली जो है हमने फोर्थ के इक्वल की, क्योंकि हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है a b और c की। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि सबसे पहले तो अगर मैं इस c को इक्वल की इस साइड पर ले जाऊं तो इधर प्लस का दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, a इक्वल टू हो गया -c। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें ना तो मेरे पास a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है, इन दोनों में से अगर किसी एक की वैल्यू हो तो मैं ये सॉल्यूशन इसका हम निकाल सकते हैं। अब इसकी दूसरी जो हमारे पास इंक्रीज है उसको देखें a प्लस 2b, ना तो मेरे पास a की वैल्यू है ना b की वैल्यू है, इसको भी मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकता। अब अगर तीसरी इंक्रीज स्टूडेंट्स देखें कि c - 1 इक्वल टू 3, इनमें दो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और एक हमारे पास वेरिएबल या हम उसको लिटरल्स कह सकते हैं वो इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर हम अगर -1 को स्टूडेंट्स यहां पर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा +1, तो c इक्वल टू 3 + 1, तो स्टूडेंट्स हमारे पास c इक्वल टू हो गया 4, c इक्वल टू 4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब ये देखें कि अगर इस c की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली a की वैल्यू भी स्टूडेंट्स आ सकती है। अगर मैं स्टूडेंट c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूं, जैसे हमने c जो है वो 4 निकाली है तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स, a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, c की वैल्यू है 4 तो माइनस के 4 हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स a की वैल्यू। अब दो वैल्यू तो हमने सिंपल मेथड से निकाल ली कि हमने तीसरी वैल्यू में से c की वैल्यू निकाली और उसको पहली इक्वेशंस के अंदर हमने पुट कर दी जो हमारे पास पहली इंक्रीज जो हमने सेम की थी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस तीसरी वैल्यू में देखें दूसरी इंक्रीज के जो दूसरी इंक्रीज हमने सेम की थी a + 2b = -7। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, अगर इस इंट्री के अंदर मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो हमारे पास यहां पर b की वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां पर a की जगह ये स्टूडेंट्स देखिए -4 मैं पुट कर देता हूं, तो -4 और प्लस हमारे पास हो गया 2b इक्वल हो गया -7। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस -4 को मैं इस साइड पर ले जाता हूं, +4 हो जाते हैं, तो 2b इक्वल टू -7 + 4, तो 2b इक्वल टू हो जाएंगे स्टूडेंट्स -3। अब ये देखिए स्टूडेंट्स b के साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर हम इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हम इसको लिखते हैं b इक्वल टू हो गया -3/2, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या निकली b की वैल्यू। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखें a की वैल्यू भी निकल आई, b की वैल्यू भी निकल आई, c की वैल्यू भी निकल आई, अब हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू चाहिए वो है d की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर 4d - 6 = 2d, दो हमारे पास दो दफा d इस्तेमाल हुआ है, तो ये d मैं इस साइड पर ले आता हूं तो मैं लिखता हूं 4d माइनस हमारे पास 2d इक्वल टू हो गया ये 6 में अगर इस साइड पर ले जाओ स्टूडेंट्स ये हो जाएगा प्लस के 6। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 4d में से 2d निकाले तो बाकी हमारे पास 2d इक्वल टू 6, d इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, d इक्वल टू 6/2, 2 1 2 2 3 6, तो d इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आई जिसमें हमने a की वैल्यू भी निकाली, b की वैल्यू भी निकाली, c की वैल्यू भी निकाली, d की वैल्यू भी निकाली। आपने बुक के अंदर जो हमें क्वेश्चंस दिया गया था उसके अंदर हमें ये बताया गया था दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर वो इक्वल हैं तो हमें पता है कि उनके ऑर्डर इक्वल हैं और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है, तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल करके उससे हमने जो कंडीशन उसने हमें दी थी a b c और d की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट्स वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी केस में कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्वेरीज है तो आप बजरिया मेल मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।